नमस्कार, मैं गिरधारी और आज आया हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त सदस्य जो कि आज हमारे बीच आए हैं और इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले इनका तो आपको इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और आप किस पद में नियुक्त हुए हैं, उसको बताइए। नमस्कार, मेरा नाम शिव प्रकाश तिवारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। ये मेरा परिचय है, संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है। जसपुर की धरा में हूँ और आज जिस लायक भी हूँ, अगर मेरा परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि है तो वो परम पूज्य घुरेश्वर महाप्रभु का है। अवधूत भगवान राम मेरे आराध्य, उनके कृपा से ही मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ, पहुँच पा रहा हूँ। ये मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकता। कण कण में बसे हैं, घट घट में विराजमान हैं, ऐसे मेरे परम पूज्य घुरेश्वर महाप्रभु। पूज्य गुरुदेव मेरे गुरुपद बाबा संभवराम बाबा जी, वो मेरे गुरुदेव हैं। आज उन्हीं का कृपा दृष्टि से जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, ये उन्हीं का कृपा है। मैं उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो आपको भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में आपको जो कार्य सदस्य जो मिला, उसमें आप क्या कदम उठाएंगे? आप भारतीय जनता पार्टी, देखिए, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निश्चित तौर पे मेरे को ये जो दायित्व मिला है, इसका निर्वहन मैं पूरी निष्ठा के साथ करूँगा और किसानों के हित में काम करूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत कम उम्र में मुझे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य संगठन के द्वारा नियुक्त किया गया। मैं संगठन का भी आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी का आभार व्यक्त करता हूँ और संगठन मंत्री पवन साय जी का आभार व्यक्त करता हूँ और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है एक छोटे से कार्यकर्ता पर। ऐसे तो मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूं और माननीय सच्चिदानंद उपासने जी के, जो मेरे काका हैं, उनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं। संगठनात्मक रूप से कार्य करते आ रहा हूं और उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त है। वो मेरे काका भी हैं और मार्गदर्शक हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं। किसानों के हित के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, नवीन दायित्व प्राप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य नियुक्त होने के बाद मेरा प्रथम दायित्व बनता है कि मैं किसानों के हित में कार्य करूं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है किसानों के हित में कार्य कर रही है और 3100 रुपये उनको धान का दे भी रही है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। ये सत्यता है, ये कोई झूठा वादा नहीं है। देखिए, मैं भटक नहीं रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया केंद्रीय नेतृत्व में कि नक्सलवाद 2026 तक ख़त्म करेंगे। कुछ डेट निर्धारित भी किए हैं, उस डेट तक ख़त्म करेंगे। वो ख़त्म भी हो रहा है। तो आज किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, ये सब मिल करके काम कर रही है। उसी का एक छोटा सा पुर्जा मेरे को बनाया गया है। उसी का एक छोटा सा कार्यकर्ता को प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दायित्व दिया गया है। ये दायित्व तो छोटा है लेकिन कार्य बड़ा है, कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। और देखिए, मैं किसानों के लिए लाभ का बात बता रहा हूँ कि किसान जो हैं, उनका एक एक दाना जो है हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। एक एक दाना उनसे लेगी और उनके हित में काम करेगी। देखिए, 70 साल की कांग्रेस की सरकार में कभी भी किसानों के हित में कोई काम हुआ है तो आप मेरे को बता दें। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय किसानों को हे दृष्टि से देखा जाता था, उनको रीढ़ी कहा जाता था। आज उन्हीं किसान भाइयों को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से किसानों का सम्मान बढ़ा,
उनको सम्मान निधि मिलने लगा, उनको जो है शून्य मतलब लोन मिलने लगा शून्य दर पर। ये सारी सुविधा कौन दे रही है? आखिर भारतीय जनता पार्टी दे रही है। जो किसान को कभी हम कांग्रेस पार्टी है दृष्टि से देखती थी, आज उन किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इतना काम किया, इतना योजना बनाया। आज सेतु की तरह हम किसानों को लेके चल रहे हैं। ये फर्ज बनता है कि हम किसानों के लिए खड़े रहें, उनके लिए कार्य करें। ये तो हमारा कर्तव्य है, उसका पालन हम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे किसान के साथ कहीं पर कुछ अहित होगा। अभी मेरे को ये नवीन दायित्व प्राप्त हुआ है। मैं बिल्कुल ये प्रतिबद्धता जताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से गिरधारी जी, कि मैं प्रतिबद्धता जताता हूँ कि मेरे को ये जो दायित्व मिला है, इस दायित्व का निर्वहन करते हुए पूरे जिले में भ्रमण करना है और पूरे जिले में हर एक मंडी संचालक से मिलना है जाकर के, और मुझे सारा चीज़ देखना है और समझना है। हमारे किसानों को कहीं से भी कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। हमारे किसान आज अन्नदाता हैं। किसान हमारे, कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने ये ओहदा दिया है कि किसान हमारे भगवान हैं। अगर वो धान न रोपे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो ये दर्जा देने वाली सरकार आखिर कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित तौर पे किसानों के हित में जो कार्य होगा, उनका जो भी योजना का लाभ उनको दिलाना होगा। आज योजना का लाभ भी मिल रहा है, 3100 रुपये उनको महीना धान का दिया जा रहा है, शून्य दर पर ब्याज दिया जा रहा है, आवास योजना भी मिल रही है, कई प्रकार की योजना है। सेतु की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर भी कोई किसान के साथ अहित हो रहा है। और अगर हाँ, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये सूचना कहीं से भी प्राप्त होती है कि मंडी, ये ज़िले के अंदर जितने मंडी हैं जहाँ धान खरीदा जा रहा है, अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ी का भी मुझे सूचना अगर मिलता है तो मैं खुद जाकर निरीक्षण करूँगा और उसका संगठन की तरफ से कार्रवाई भी करूँगा। अगर जहाँ पर गलत लगेगा वहाँ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये आपको वादा दिलाता हूँ कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में एक एक किसान से, जितने किसान हैं उनका एक एक धान लेंगे हम लोग, एक एक धान लेंगे, कोई धान नहीं छोड़ेंगे और उसका उनको लाभ मिलेगा। ये मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ और प्रतिबद्धता जताता हूँ। तो बताइए, कांग्रेस की सरकार थी और इस 70 सालों में आज तक ये क्या कार्य करी है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो है ये निश्चित रूप से लोगों को ठगने वाली पार्टी है, पहला। दूसरा कि जब हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी, जिसको हम लोग कहते थे ठगेश की सरकार, ये आपके चैनल के माध्यम से हम बिल्कुल निष्पक्ष बोल रहे हैं। हमको किसी से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और ना हम डरते भी नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय किसानों को हे दृष्टि से देखा जाता था, उन पर रीढ़ी कहा जाता था, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कर्जदार हैं, ये कहा जाता था। उनका आलोचना किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था। आप ये बताइए ना भाई कि कांग्रेस सरकार जब 70 साल देश में राज की, तो आज तक हमारे देश में किसान भाई तो सुखी से रहना चाहिए था, संपन्न रहना चाहिए था। क्यों हमारे किसान भाई आज तक सुखी से नहीं हैं, संपन्न नहीं हैं? उनको संपदा दिलाने वाले और उनको योग्यता मानने वाले और उनको निश्चित रूप से अपना देवता समझकर सीधा सीधा अपने गोद में उठाने वाली सरकार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में काम किया, उनको आज सम्मान दिलाया, उनका ऋण चुकाया, उनको जो कर्जदार कहा जाता था वो लांछन उनके ऊपर से हटाया और किसान हितैषी काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। ठीक उसी प्रकार से विष्णुदेव साय जी की सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के, वो भी किसानों के हित में काम कर रहे हैं, ये जगजाहिर है। और कांग्रेस हमारी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमारी विचारधारा से नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी जो है ये, मैं कहूँगा कि ये जनता का शोषण करना, जनता को ठग के उनसे वोट पाना, बाद में उनको जो है वोट पाने के बाद, जीतने के बाद उनको धोखा देना। आप देखिए ना भाई, छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप आप तो सुने होंगे, कितना बड़ा घोटाला है बताइए।
और बताते हैं अभी वो उनके जो बेटे थे अंदर थे वो अभी बाइज्जत बरी हो गए, मतलब निकल गए हैं। बाइज्जत बरी होने से क्या होगा? ये बाइज्जत बरी तो भाई कोई भी नेता का बच्चा अगर बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन वो लांछन तो लग गया ना उनके ऊपर। भाई अगर वो कुछ अच्छा काम किए रहते, भूपेश बघेल के लड़के जो चैतन्य बघेल हैं, अगर वो अच्छा कार्य किए रहते तो उनके ऊपर वो लांछन नहीं लगता। आपको जनता ने सत्ता में बैठाया है और आपको जनता ने सत्ता में बैठाकर जब जनता की सेवा करने के लिए चुना है तो आप सेवा करो, नहीं कि उनका शोषण करो। ये मैं कहना चाहता हूँ। इनकी सरकार ही शोषण करती है, शुरू से शोषण करती है। महादेव सट्टा ऐप में देखिए कितना बड़ा ये लोग घोटाला किए, करोड़ों का घोटाला हुआ और अभी उनके बेटे गिरफ्तार हुए थे, उनका जमानत हो गया। खुशी मना रहे हैं, खुशी मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने गलती किया है तो भाई उसको स्वीकार भी कीजिए मंच में आकर कि हमसे गलती हुई। आप तो बोलते हैं कि हमारी सरकार में सारा कुछ अच्छा हुआ, सब ये हुआ। मैं बोलना नहीं चाहता, आज भूपेश बघेल जी के पिताजी नहीं हैं, वो स्वर्गीय हो गए, लेकिन उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उस समय जो है उन्होंने राम का विरोध किया, राम को भगवान मानने से इनकार किया। क्या वो देवता थे कि वो तय करेंगे कि हमारे राम भगवान थे या नहीं थे? हमारे राम आराध्य हैं, वो अवतार लिए थे, मेरे भगवान हैं। मैं जय श्री राम बोलता हूँ, मेरे भगवान है। ब्राह्मणों को वो उल्टा सीधा बोल रहे थे, ब्राह्मण देश से बाहर चले जाए बोल रहे थे। ये सत्ता के भूखे थे, जब सत्ता में आए तो सत्ता का इनको जो कुर्सी मिला वो ये पचा नहीं पाए। इनको अनलगर बातें करनी आती है, ब्राह्मणों को बोलने आता है, पार्टी को कोसने आता है। अब उससे भी नहीं बना तो उनके पिताजी, मैं अब आपको बताया कि श्री राम तक पहुँच गए, जो हमारे भगवान हैं। अब नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए भूपेश बघेल जी के पिताजी, उनको नमन भी करता हूं। लेकिन ऐसी बात करना ये तो जग जाहिर है, जताता है कि भाई उनके बच्चे मुख्यमंत्री बने हैं तो अनलगर बात करेंगे ही, क्योंकि शासन में है। आज कितने लोग देखिए कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार किए थे वो जेल के अंदर है। ये निश्चित तौर पे जन विरोधी पार्टी है। ये जनता के हित में कभी कार्य ही नहीं कर सकती। ये मैं आपसे बिल्कुल प्रतिबद्धता से बताता हूं और निश्चित तौर पे बोलता हूं कि आने वाले टाइम में भी कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता का हित नहीं चाहेगी और कभी किसानों का हित नहीं चाहेगी। कभी वो जनता के हित में एक शब्द नहीं बोलती, ना कुछ नहीं बोलती। आप बताइए ना भाई, ये राहुल गांधी जी का एक वीडियो सुन रहा था मैं, वो बोल रहे थे कि भारत माता कौन है, भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? अरे भारत माता हमारी माता है। जिस भारत माता को श्री राम ने वनवास के समय अपने धरती में उस धूल को उठा के बोला कि ये धूल नहीं, ये मेरी माँ है, भारत माँ है, इनका हमको सम्मान करना चाहिए, उस भारत माता को बोलते हैं कि भारत माता कौन है? भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? आखिर है कौन ये? इस प्रकार की अनलगर बातें करना और आशा रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो सपना देखना छोड़ दे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो तो जिंदगी में नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। और जब तक अपने आचरण में वो नहीं सुधार लाएंगे, कहां से बनेंगे वो? इस प्रकार की अनलगर बात करेंगे, कभी भारत माता पे सवाल उठाएंगे, कभी राम मंदिर पे सवाल उठाएंगे, कभी कहीं पे सवाल उठाएंगे, किसानों को भड़काएंगे हमारे पार्टी के खिलाफ। ये सब बंद कर दे राहुल गांधी। उनको ये ऐसी पप्पू नहीं कहा गया है, उनके बयानबाजी के कारण ही उनको पप्पू कहा गया है। ये मैं आपसे स्पष्ट बोल रहा हूं। नहीं, भारत माता पे बोलने का उनको क्या जरूरत था, आप ये बताइए। नहीं, वो तो जगह पे अपना जो पार्टी था अलग है, जो कि भारत माता, हमारे भारत में रह करके भारत माता के विरुद्ध अगर कुछ बोलें तो गलत है। भारत माता के विरुद्ध बोलना मतलब राष्ट्रद्रोह का आरोप उनके ऊपर लगना चाहिए। अगर हम भारत माता की आरती कहीं पर कर रहे हैं, अगर उस आरती को कोई आके रोक दे, आपको बता दे रहा हूं नियम आप जान लीजिए, आपको मालूम भी होगा महोदय, अगर उस आरती को कोई आके रोकता है, भारत माता की जय बोलने से कोई रोकता है, तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगता है। ये राहुल गांधी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगना चाहिए। लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। आप क्या भारत माँ के संतान नहीं है क्या? नहीं है, जरूर है। भारत माता की जय नहीं बोलते क्या? बताइए। बोलते हैं। जय श्री राम नहीं बोलते क्या? बोलते हैं भाई, हम गर्व से बोलेंगे। बस इतनी सी बात है कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है, अनुशासित सरकार है। ये जो है भारत माता का हमेशा सम्मान करती है। कोई भी कार्यक्रम होता है, भारत माता, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और सबका तैल चित्र रख करके, आरती कर करके कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। ये होता है सम्मान देना,
ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सिखाती है। तो ऐसा बताते हैं कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना था। निश्चित तौर पे मेरे पिता स्वर्गीय रंगनाथ तिवारी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे, कट्टर नहीं बोलना चाहिए, वो इतने समर्पित थे कि एक किस्सा आपको बताना मैं चाहूँगा। हालांकि मीडिया में मैं बता दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि इतने वो कट्टर समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, और दिलीप सिंह जुदेव से उनका, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी से उनका पारिवारिक संबंध था। एक समय आया था कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जब यहाँ रेस्ट हाउस में रुके थे, तो एक लौता शख्सियत मेरे पिताजी स्वर्गीय रंगनाथ तिवारी जी थे, जो वहाँ का जाके रेस्ट हाउस के दरवाज़ा को खोल करके बोले थे अजीत जोगी को उंगली दिखाते हुए कि ये जसपुर है, जुदेव जी का गढ़ है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जोगी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। उतने शासन प्रशासन मजबूत रहते हुए इतना दमखम उन्होंने दिखाया था। ये दर्शाता है कि उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना समर्पण भाव था, दिलीप सिंह जुदेव से कितना उनका, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी से उनका कितना गहरा संबंध था, पारिवारिक रिश्ता था, पारिवारिक संबंध था। रहा मेरे ऊपर आशीर्वाद का बात, तो मैं वो दिन नहीं भूल सकता। कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी, स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी आज भी स्मरण करता हूँ तो बड़ा याद आता है। मुझे याद है वो दिन कि जब एक बार उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बैठ के वो जन समस्या सुनते थे जनताओं की, उस वक्त उन्होंने मुझे ये जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में एक बैठक था, उसमें मैं भी उनके साथ सहभागिता निभाया था, उपस्थित था कार्यकर्ता के रूप में। उन्होंने मुझे सबके सामने अपने गला से माला उतार करके और मेरे गले में डाल दिया और ये कहा था कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। और जब वो मेरे को घर भी छोड़ने आते थे, ऐसा आपको मैं बता रहा हूँ, वो मेरे को इतना मानते भी थे कि घर भी छोड़ने आते थे, और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि आगे जाओगे। उनका आशीर्वाद था। दिलीप सिंह जुदेव जी की धरा है, मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, बहुत करीबी से उनकी राजनीति को मैंने देखा है। बहुत विनम्र, बहुत सरल और बहुत मतलब शांतिपूर्ण ढंग से, और उनमें स्मरण शक्ति बहुत थी। उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त था। ये तो वाकई अभी होते जा रहा है, आपको लग रहा है मेरे को तो। बिल्कुल, ये कोई जैसे कि कहना चाहिए, उनका वाणी जो है आज साबित हो रहा है कि संगठन ने भी जिम्मेदारी दे दी, और संगठन से जिम्मेदारी प्राप्त होने के बाद मैंने जो है उनके पोते जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं शौर्य प्रताप सिंह जुदेव जी, हमारे मित्र भी हैं, उनका आभार व्यक्त भी करने में गया था। उन्होंने भी मुझे कहा कि अच्छे से काम कीजिए, संगठन में आपको दायित्व मिला है। तो ये रिश्ता पारिवारिक है, बहुत वर्षों से चला आ रहा है, और आशीर्वाद जुदेव परिवार का प्राप्त है मुझे। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम लेडी महिला, जो कि महिला विधायक थी, उनका नाम है स्वर्गीय रजनीताई उपासने जी का आपके ऊपर। हाँ, निश्चित रूप से मेरे ऊपर छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विधायक, जनसंघ के समय उन्होंने कार्य किया, और उनका बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। ऐसी मेरी दादी समान थी वो, और उनका निधन हो गया। निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब रायपुर गया था तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विधायक रजनीताई उपासने जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। सिर्फ मिनटों उनसे मिला था मैं, और प्रभावित हो गया था। मेरे से उन्होंने नाम पूछा, मैंने नाम बताया, सारा चीज़ पूछी, मैंने सब बताया, और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा कि राजनीति में बहुत आगे जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको बेटा। ऐसा बोलना मेरे को भाव विभोर कर गया उस दिन। और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि सिर में हाथ रखी थी वो। और रजनीताई उपासने जी, स्वर्गीय रजनीताई उपासने जी हमारी दादी हैं, दादी समान है। वो ये भी कही थी कि राजनीति को कभी राजनीति के ढंग से मत करना, उसको जनता की सेवा के रूप में करना, लोगों के बीच में जाके समस्या सुनना, समाज सेवा के रूप में उस कार्य को करना, और लोगों का हित करना, लोगों का अहित मत करना, और लोगों के हित में आवाज़ उठाते रहना, ये मेरा तुमको आशीर्वाद है। ऐसा उन्होंने कहा था। और उनके बारे में अगर आपने बात छेड़ ही दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनका इतिहास भी क्या रहा है। स्वर्गीय रजनीताई उपासने जी छत्तीसगढ़ की रायपुर से पहली महिला विधायक बनी थी। जब रायपुर से बनी
तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विधायक कहलाई। ये तो जग जाहिर है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री जी ने उनके पुत्र भाजपा के छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता काका श्री सचिदानंद उपासने जी को फोन करके शोक व्यक्त भी किया और बोला कि ये देश के लिए अपूरणीय क्षति है। और उनके बारे में और बताता हूँ मैं कि कोरोना काल में जब रजनीताई जी का स्वास्थ्य बिगड़ा था, हमारी रजनीताई उपासने जी का, तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं फ़ोन करके उनसे बात करके कहा था कि ये मैं आपका हाल जानने के लिए फ़ोन लगाया हूँ, आपका तबीयत जानने के लिए कॉल किया हूँ, ताई जी आपके आशीर्वाद से मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। और आपने पार्टी का बहुत सेवा किया है और आपका सेवा भी हम लोग का कर्तव्य बनता है। आपने संगठन को खड़ा किया है। रजनीताई उपासने कहने से मतलब देश में ताई जी के नाम से रजनीताई जी को ही जाना जाता है। वो कोई भी सेंट्रल के नेता हो या संघ पृष्ठभूमि के कोई भी पदाधिकारी हो या जनसंघ के समय के कोई भी हो, रजनीताई उपासने जी का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। जब वो विधायक थी तो कहा जाता है, और मेरे को कहा जाता में भी विश्वास नहीं है, मैंने इसको मतलब अपने आप में आत्मसार किया है कि रजनीताई उपासने जी रिक्शा में घूम के विधायक होते हुए रिक्शा में घूमती थी रायपुर के शहरों में और जनताओं की समस्या सुनती थी। ऐसी महिला विधायक होना बहुत कठिन है और मुझे नहीं लगता कि देश में ऐसे बिरले फिर बार बार पैदा होंगे। तो ईश्वर के भेजे हुए वो रहते हैं, सेवक रहते हैं, जो आते हैं, सेवा करते हैं और चले जाते हैं। ये वैसी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। तो बताइए, आपका परिवार पार्टी के लिए कब से सेवा में लगा हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सेवा मेरा परिवार कार्यकर्ता के रूप में बहुत पहले से कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि जनसंघ के समय से मेरा परिवार समर्पित रहा। पूज्य मेरे पिता श्री स्वर्गीय रंगनाथ तिवारी जी अब नहीं है, उनको स्मरण करता हूँ और भाव विभोर भी हो जाता हूँ, क्योंकि वो आज हमारे बीच नहीं है। अगर रहते तो बहुत शक्ति मिलती, लेकिन ईश्वर की जैसी भी इच्छा हो, अब उनको उनका लिखा कोई काट नहीं सकता। लेकिन बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरा परिवार पूर्णतः समर्पित रहा है। आज से नहीं, बहुत पहले से, जब 2001 से हमारे बड़े भाई वेद प्रकाश तिवारी, जो 15 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर घूमने वाले और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, जय जुदेव का नारा लगाने वाले, ऐसे मेरे वेद प्रकाश तिवारी जी हमारे बड़े भाई, और भाजपा का जगह जगह झंडा बांधने वाले, ऐसे मेरे बड़े भाई वेद प्रकाश तिवारी जी ने काम किया। और उनको इस दृष्टि से शहर का, जसपुर भाजपा का मंडल मंत्री भी नियुक्त किया गया था। उसके बाद उनकी सक्रियता को देखते हुए अभी कुछ वर्ष बीत गए, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला प्रचार प्रसार प्रमुख भी नियुक्त किया गया। फिर ऐसे करते करते, ये तो पार्टी का दायित्व है, लेकिन पार्टी से बड़ा भी है संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ के उन्होंने काम किया। और कहना चाहिए कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जिला संयोजक के रूप में उन्होंने काम किया। परवीन भाई तोगड़िया का नाम आप सुने होंगे। परवीन भाई तोगड़िया का जब जसपुर आगमन हुआ था तो श्री वेद प्रकाश तिवारी जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके कंधे पर हाथ रख के बोले थे कि भाई, आपके जैसा कार्यकर्ता तो मैंने नहीं देखा जो इतना भीड़ इकट्ठा कर ले। तो ऐसी कार्यशैली उनकी रही। आज कहीं ना कहीं ये दायित्व मिलने में मेरे परिवार का समर्पण भाव भी रहा। जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में प्रदेश स्तर पर पहुंचा हूँ, दायित्व मिला है, संगठन ने दिया है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय मेरे भाई साहब को जाता है, मेरे पिताजी को जाता है, मेरे परिवार को जाता है। हम लोग 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। वेद प्रकाश तिवारी जी बड़े भाई हैं, ज्ञान प्रकाश तिवारी जी मझले भाई हैं, मेरी माँ है उर्मिला तिवारी जी, और पिताजी तो रहे नहीं, और मैं स्वयं शिव प्रकाश तिवारी कार्य अभी कर रहा हूँ, लगा हूँ। तो कहीं ना कहीं पार्टी ये सबको देखती है, निगरानी में रखती है, संगठन निर्णय लेती है, और भाजपा मुझे इस दायित्व में पहुँचाया है। तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार का समर्पित भाव भी रहा। और ये कहना मैं नहीं भूलूंगा कि दिलीप सिंह जुदेव से ही मैंने राजनीति का पाठशाला सीखा है। आप, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपके राजनीतिक गुरु सबसे ज़्यादा कौन हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मेरे राजनीतिक गुरु जो हैं वो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। आप नेट में भी सर्च कर लीजिएगा, वो उनका नाम है
माननीय श्री सच्चिदानंद उपासने जी, जो मेरे काका भी हैं और वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उनसे मैंने संगठनात्मक कार्य कैसे करना है वो सीखा है। मेरे काका हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। उन्होंने मुझे सशक्त मार्गदर्शन दिया। अभी बीच में जब मेरी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ा, उन्होंने रायपुर से चलकर जसपुर आकर मेरी माता जी का स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। उतना बड़ा शख्सियत का रायपुर से जसपुर आना और माता जी का हाल चाल जानना, ये परिवार का सदस्य ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। माननीय सच्चिदानंद उपासने जी हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, भाजपा में पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, कई दायित्व उन्होंने निर्वहन किया है। अभी लोकतंत्र सेनानी संघ के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनका पहुंच भी, उनका संगठन में उनका बहुत ही, मतलब कहना चाहिए उनको सब सम्मान से देखते हैं, उनका बहुत सम्मान है। ऐसे युग पुरुष हैं और कहना चाहिए मेरे लिए वो खंभा बन के, और मेरे लिए वो एक बोलना चाहिए कि मेरे लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। किसी भी समय पर मेरा फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और मैं उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहा हूं। और लोकतंत्र प्रहरी में मुझे जिला का अध्यक्ष भी उन्होंने नियुक्त किया है। अभी उसका भी मुझे जिला में गठन करना है, जो उन्हीं का संगठन है। निश्चित तौर पे मेरे मार्गदर्शक भी वही हैं, राजनीतिक गुरु भी वही हैं और वो जो आदेश करेंगे उसका पालन मैं सर्वमान्य करूँगा। और आपको प्रतिबद्धता से बताना चाहता हूं कि सच्चिदानंद उपासने जी मेरे काका हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आज कहीं ना कहीं जो दायित्व मुझे ये मिला है और ये इतने बड़े पद पर पहुंचा हूं, हालांकि पद छोटा है, उसका पुर्जा बनाया गया है मुझे, लेकिन काम बहुत बड़ा है। तो ये जो दायित्व मुझे, नवीन दायित्व मिला है, निश्चित रूप से इस दायित्व मिलने में और ये सारा चीज़ जो संगठनात्मक दृष्टि से उन्होंने मेरा काम को भी देखा, सबको जाना, तो मैं पूरी तरीके से उनको निष्ठावान तरीके से और तन मन से उनको समर्पित भाव से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे इस लायक समझे, पार्टी में मुझे इस लायक समझे कि ये दायित्व मुझे प्रदान हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि वही मेरे राजनीतिक गुरु हैं। आगे भी जैसा उनका आदेश होगा वैसा मैं पालन करूंगा, ये निश्चित तौर पे आपको आश्वस्त करता हूं। तो देख सकते हैं आज का जो है हम लोग बाइट लिए और मेरे चैनल के थ्रू पे आप लोग को यही संदेश देना चाहता था कि आज जो सदस्य बने हैं तो किस प्रकार से, क्या इनका कार्य प्रणाली किस तरह से रहेगा। तो आज ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो, तो मेरे ब्लॉग में नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे वीडियो के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे। आप नवयुवक हैं, आज आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे भी एक मंच मिला और उस मंच में आपने मुझसे बाइट लिया, उसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आग्रह करूंगा कि इसी प्रकार से आपका चैनल बहुत आगे जाए और ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हैं आप, है ना। निश्चित तौर पे आपने समाज हित में बहुत वीडियो बनाया, बहुत लोग का बाइट लिया और बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।